everybody, and welcome back. Uh, so, we've been doing linguistics, and this is the third session. We were doing the linguists, जो मैंने अपने पेड यूजर्स को, पेड सब्सक्राइबर्स को एक पीडीएफ भेजा था लिंग्विस्टिक्स मेजर और माइनर लिंग्विस्ट्स का कंटेम्प्रेरी एंड पास्ट के वही हम कर रहे हैं. तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट नेम जो हमारी लिस्ट में है वो है विलियम लैबॉफ का. तो वहां से शुरू करते हैं, ठीक है. ऑल राइट. विलियम लैबॉफ कौन थे? फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलिंग्विस्टिक्स. ठीक है, विलियम लैबॉफ, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलिंग्विस्टिक्स. क्या है सोशियोलिंग्विस्टिक्स? स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इंटरसेक्ट्स विद सोशल फैक्टर्स, जैसे कि रेस, क्लास, इन सब के साथ जब हम लिंग्विस्टिक्स को जोड़ देते हैं तब हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं. जेंडर, एज, ये सब. अब बिफोर लैबॉफ केम अलोंग इन द 1960s बहुत सारे लिंग्विस्ट्स थे जो एवरीडे स्पीच वेरिएशंस को देखते थे एज मेसी, एज केओटिक, है ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस हैं स्पीच में. और वो प्रेफर करते थे लैंग्वेज एज आइडलाइज्ड फॉर्म या लैंग्वेज एंड एज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, उस तरह से उसको स्टडी करें हम लोग. तो लैबॉफ ने कंप्लीटली फ्लिप कर दिया उस पर्सपेक्टिव को, प्रूविंग दैट जो ये वेरिएशंस हैं अलग अलग स्पोकन लैंग्वेज में वो भी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं एंड दे आर डायरेक्टली टाइड टू द सोशल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. ठीक है. तो इनका जब हम बात करते हैं तो फेमस फोर्थ फ्लोर एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं. फोर्थ फ्लोर एक्सपेरिमेंट. ये 1962 की कहानी है. Now, to prove that language varies systematically by social class, कहते हैं सोशल क्लास जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे लैंग्वेज भी वेरी करती है. लैबोव ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन 3 न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट स्टोर्स representing different socio-economic tiers. ठीक है. Saks Fifth Avenue because high status के लिए. दूसरा at Macy's और Macy's middle status के लिए. और तीसरा एस्क्लेन, ये लो स्टेटस के लिए. ही वॉक्ड इनटू ईच स्टोर. उन्होंने क्लार्क से पूछा फॉर द लोकेशन ऑफ एन आइटम ही ऑलरेडी न्यू वाज ऑन द फोर्थ फ्लोर एंड लिसन्ड टू हाउ दे प्रोनाउंस्ड आर. जब वो फोर्थ फ्लोर की बात कर रहे हैं, फोर्थ फ्लोर, तो कैसे उन लोगों ने आर को प्रोनाउंस किया. द लिंग्विस्टिक मार्कर. अब न्यूयॉर्क में ड्रॉपिंग द आर साउंड, saying fourth floor was historically associated with lower socio-economic status, while pronouncing the R, fourth floor, was viewed as prestigious. ये न्यूयॉर्क की कहानी है. तो लेबॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या मिला उनको. तो लेबॉफ फाउंड अ डायरेक्ट कोरिलेशन. जो सैक्स के एम्प्लॉइज थे उन्होंने प्रेस्टिजियस आर साउंड का यूज किया मोस्टली, और मेसीज के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने थोड़ा सा कम यूज किया, और क्लेन के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया. तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैं लीस्ट यूज किया आर के साउंड का. Furthermore, when he asked the clerk to repeat themselves, कभी बोलते ना pardon या please repeat yourself, they spoke more carefully
और जो मेसी के एम्प्लॉइज थे दे शोड द शार्पेस्ट इंक्रीज इन द आर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जब आप अनकॉन्शियसली बोल रहे हो या इट्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो आप कभी फोर्थ बोल रहे हो, कभी आप फोर्थ फोर्थ ही बोलते हैं वैसे तो, फोर्थ फोर्थ फ्लोर कम बोलते हैं, फोर्थ ही बोलेंगे। फ्लोर में हो सकता है आप कभी फोर्थ फ्लोर बोल दो, आर हटा दो, जैसे हम मदर फादर में करते हैं। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने वापस पूछा कि पार्डन, तो उन्होंने जानबूझ के फिर आर के साउंड को पे स्ट्रेस दिया होगा, शोइंग अ कॉन्शियस शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट दे परसीव्ड एज करेक्ट स्पीच। ठीक है, अब बात करते हैं मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी। एक तो ये हो गया, दूसरा है अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाक्यूलर इंग्लिश। अब लेट 1960s और 70s में लेबोव ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया ऑन द इंग्लिश स्पोकन इन द अर्बन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज। ठीक है, और इन्होंने ये फियर्सली एंड सक्सेसफुली आर्ग्यूड दैट ए ये जो है AAVE, ठीक है, is not bad English or slang, but rather a highly complex, logical, and rule-governed linguistic system with its own distinct grammar and structure. यहीं पे आता है ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स। लेबोव ने आइडेंटिफाई किया एक मेजर हर्डल इन लिंग्विस्टिक रिसर्च। We want to observe how people speak when they aren't being observed. जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तब कॉन्शियस हो जाता है स्पीकर, तो हमें तब ऑब्जर्व करना है लोगों को जब उनको देखा नहीं जा रहा है, जब उनको लग रहा है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। टू गेट अराउंड दिस ही डेवलप्ड इंटरव्यू टेक्निक्स डिजाइन्ड टू मेक सब्जेक्ट्स फॉरगेट they were being recorded, such as asking them to recount a moment when they were serious in a serious danger or they of dying। ऐसे कुछ मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको, वो रिकॉर्ड हो रहा है, उस कॉन्शियस स्टेट से उसको हटा रहे हो। ठीक है, फिर लैंग्वेज चेंज की बात इन्होंने ट्रेस किया, हाउ वावल शिफ्ट्स हैपन अक्रॉस जनरेशंस, कल्मिनेटिंग इन हिज मैसिव वर्क। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है which is the Atlas of North American English। ठीक है, 2006 का, which mapped out how regional accents across the US are actively changing। तो ये इनका है, और एक 6 पार्ट framework for how people naturally structure stories, abstract, orientation, complicating action, evaluation, resolution and coda। ये इनका लैब ऑफ का नैरेटिव स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट है इनका। एक है चेंज फ्रॉम अबव, उसमें क्या है कि लैंग्वेज शिफ्ट्स दैट हैपन कॉन्शियसली, यूजुअली लेड बाय द अपर सोशल क्लासेस, इंट्रोड्यूसिंग प्रेस्टिजियस स्पीच ट्रेट्स, जैसे हमने बात की आर के साउंड की। फिर है चेंज फ्रॉम बिलो, मतलब लैंग्वेज शिफ्ट जब होता है happens below the level of conscious awareness, usually originating in the working or middle classes and spreading naturally। So this is about Labov। ओह, गलत PDF खुल गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेम आता है डेलहाइम्स का, जिसको हमने अभी कल नहीं किया था। डेलहाइम्स, तो डेलहाइम्स को देखते हैं। ये है डेलहाइम्स, ये थे लैबॉफ। ठीक है, इनका ये देख लो आप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज वेरी, ये आप पढ़ सकते हो, मार्थाज विनयार्ड स्टडी इन्होंने की थी, ब्लैक इंग्लिश वर्नाक्यूलर वर्क्स, ये इनके वर्क्स हैं कुछ।
इनको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है विलियम लैबोफ। ये इनके रिसर्चेस। ये इनके स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। ये जो मैंने आपको 6 एब्स्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन, कॉम्प्लिकेटिंग एक्शन, इवैल्यूएशन, रेज़ोल्यूशन, कोडा। ओके। डेलहाइम्स, ये डेलहाइम्स हैं। और इन्होंने इनका फेमस स्पीकिंग मॉडल है, जो आपने याद रखना है। जहाँ पे हमने देखा लैबोफ वाज़ द फादर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स, तो डेलहाइम्स की हम बात करते हैं तो ही वाज़ द पायनियर ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड आल्सो एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन। डेलहाइम्स। ठीक है। तो जहाँ पे लैबोफ फोकस कर रहे थे ऑन हाउ लैंग्वेज वेरीज बाय सोशल क्लास एंड ज्योग्राफी, हाइम्स ने देखा एट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ही फेमसली पुश्ड बैक अगेंस्ट चॉम्स्कीज डोमिनेंट थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है। चॉम्स्की ने कहा था लिंग्विस्टिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए इंसान को। उन्होंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की थी, अलग-अलग की थी, कॉम्पिटेंस अलग, परफॉर्मेंस अलग। इन्होंने डेल हाइम्स ने उसी पे जवाब देते हुए इन्होंने ही गेव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो उन्होंने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को जोड़ दिया कि यू कांट लुक एट इट सेपरेटली कि आप कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, मुझे रूल्स आते हैं, जी सब आता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती इंग्लिश। दिस इज द सिनेरियो। बहुत टाइम होता है कि मैं लिख लेती हूँ अच्छा ग्रामर से, बट स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप कॉम्पिटेंट हैं लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन्होंने दिया। This term was used to describe a person, uh, to describe everything a person needs to know to communicate effectively within a culture। कि उसको ग्रामर भी आनी चाहिए, उसको रूल्स भी आने चाहिए, उसको कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करनी है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इनका स्पीकिंग मॉडल। स्पीकिंग मॉडल, इसमें हर एक स्पीकिंग जो है इसका एक एक वर्ड है। एस से आता है सेटिंग, पी से आएगा पार्टिसिपेंट्स, ई से एंड्स, एक्ट सीक्वेंस, के से की, आई से इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, एन से नॉर्म्स, जी से जॉनरा। ठीक है। ये है स्पीकिंग मॉडल टू हेल्प रिसर्चर्स स्टडी लैंग्वेज विद इन इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो हाइम्स ने डेवलप किया एक एक्रोनिम है ये दैट ब्रेक्स डाउन एनी स्पीच इवेंट इनटू 8 distinct components. It serves as a checklist है ये for analyzing how communication functions in a community. आपको सेटिंग देखना पड़ेगा, कौन सी सेटिंग में आप हो, कौन पार्टिसिपेंट्स है, व्हाट इज द एंड, उसका एंड क्या है, व्हाट इज द मीन्स एंड द एंड्स बोलते हैं ना, एक्ट सीक्वेंस क्या है, की क्या है, इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। अब जैसे
सेटिंग की बात करें तो फिजिकल लोकेशन, पार्टिसिपेंट्स हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड, स्पीकर, ऑडियंस, सब लोग। एंड्स की बात करें तो गोल क्या है, या एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है उस स्पीच एक्ट का या इंटरेक्शन का। ठीक है, जैसे कि आपने बिजनेस डील क्लोज करनी है या यू जस्ट कैचिंग अप विद अ फ्रेंड। सीक्वेंस, एस, एक्ट सीक्वेंस मतलब द एग्जैक्ट फॉर्म एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स स्पोकन, कि किस तरह से बात की जा रही है। के से की है मतलब जो इमोशनल टोन है या आपका जो मैनर है, स्पिरिट है स्पीच का, है ना, या सार्कास्टिक है आप या आयरनी के साथ हैं, या बहुत सॉफ्ट स्पोकन है या प्लेफुल है या अग्रेसिवली बात कर रहे हो। आई से इंस्ट्रूमेंटालिटीज मतलब व्हाट इज द चैनल और द मीडियम बीइंग यूज्ड, मतलब आप बात बोल के कर रहे हो, लिख के कर रहे हो या टेक्स्ट का भेज रहे हो, इस तरह से। स्पेसिफिक डायलेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, लैंग्वेज चॉइस क्या है। फिर है एन से नॉर्म्स, सोशल रूल्स, गवर्निंग बिहेवियर, जैसे कि नॉट इंटरप्टिंग द अदर व्हाइल स्पीकिंग, होल्डिंग आई कॉन्टैक्ट, एंड हाउ द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट थिंग्स। और लास्ट में है जॉनर, द कैटेगरी या फिर टाइप ऑफ स्पीच एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल एक सर्मन है या कैजुअल जोक है या लेक्चर है या पॉलिटिकल डिबेट है, इस तरह से। ठीक है, तीसरी चीज आती है एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, Himes founded this sub-discipline to study how different cultures use language as a shared tool. अलग अलग कल्चर के लोग लैंग्वेज को शेयर्ड टूल की तरह कैसे यूज करते हैं। तो इन्होंने नोट किया कि डिफरेंट कम्युनिटीज की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर स्पीच। फॉर एग्जांपल, हो सकता है एक कल्चर माइट व्यू साइलेंस ड्यूरिंग अ फर्स्ट मीटिंग एज ऑकवर्ड या रूड, है ना, आप पहली बार मिले और आप चुप हैं। हो सकता है दूसरा कल्चर माइट व्यू इट एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो हाइम्स ने आर्ग्यू किया दैट we cannot truly understand a language without spending time living within the community to observe these unspoken community communication के patterns। तो ethnography जब आप फील्ड में जा रहे हो काम करने, तो ये आपके हो गए डेलहाइम्स। अब डेलहाइम्स ये है वो स्पीकिंग मॉडल पूरा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटालिटीज, नॉर्म्स, जॉनर और ये सब, बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इनको मैं क्लास में करवाऊंगी, बाकी मैंने होमवर्क दिए थे आपको। ऑटो जेस्पर्सन, ठीक है। ऑटो जेस्पर्सन, अब आप मूविंग बैक इन टाइम अ लिटिल फ्रॉम मॉडर्न सोशो लिंग्विस्टिक्स, ऑटो जेस्पर्सन, जैसे कि आई थिंक उसमें भी था, अभी जाएगा नहीं पीछे एक तो। इफ यू लुक एट द पीडीएफ, ये आपके माइनर लिंग्विस्ट्स फ्रॉम द पास्ट हैं, तो 1860 से 1943 तक ये आएंगे, ठीक है। ही वाज डेनिश थे ये, ठीक है। He was a Danish linguist who specialized in English grammar and language history. ठीक है, अगर कनेक्शन बनाना है तो अगर लैब ऑफ सोशल वेरिएशंस देख रहे थे, हाइम्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो जेस्पर्सन वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन, एफिशिएंसी, हाउ लैंग्वेज नेचुरली सिंप्लीफाइज इटसेल्फ ओवर सेंचुरीज, धीरे 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 अपने आप आसान बन जाती है। एट अ टाइम व्हेन मेनी स्कॉलर्स व्यूड लैंग्वेज चेंज एज डीके, ना कि
देखो जी हमारी अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत बोलते होंगे लोग, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चेंज होता गया, तो लोगों को लगा डीके हो रहा है, लैंग्वेज डीके हो रहा है, प्योर क्लासिकल फॉर्म से। लेकिन जेस्पर्सन ने कहा कि लैंग्वेज एक्चुअली प्रोग्रेस करती है टू बिकम मोर प्रैक्टिकल फॉर इट्स यूजर्स। अब हम देखते हैं कि पहले ड्रामा भी वही पोएटिक तरीके से लिखा जाता था, बट इट वाज़ नॉट नेचुरल, सो इट चेंज्ड। तो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज प्रोग्रेस इन्होंने दिया। जेस्पर्सन का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडिया यही था कि लैंग्वेज इवॉल्व करती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स क्लमजी सिस्टम्स इनटू टुवर्ड्स स्ट्रीमलाइंड एफिशिएंसी। और फोनेटिक्स एंड द ग्रेट वावल शिफ्ट की इन्होंने बात की। तो जेस्पर्सन वाज अ ब्रिलियंट फोनेटिशियन हु हेल्प्ड रेवोल्यूशनलाइज हाउ वी स्टडी स्पीच साउंड्स। सो ही इज एक्चुअली द स्कॉलर जिन्होंने कॉइन किया द टर्म द ग्रेट वावल शिफ्ट। ठीक है, किस लिए? टू डिस्क्राइब द मैसिव मिस्टीरियस चेंज इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कि कितना ज्यादा 1450 से लेके 1700 के बीच में कितना शिफ्ट आया जैसे आप प्रोनाउंस करते हो चीजों को उसमें। तो इन्होंने पूरा मैप आउट किया हाउ लॉन्ग वावल्स शिफ्टेड अपवर्ड इन द माउथ, पूरा फोनेटिक्स के हिसाब से। कैसे आप जो आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, पहले इस तरह से बोलते थे, अब लॉन्ग वावल्स शिफ्ट हो गए, shifted upwards in the mouth. For instance, how bite changed from sounding like beat to its modern sound bite. बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं, अगर आप पुरानी इंग्लिश में देखो उन्होंने लिखा भी वैसे ही होगा, and they would write as they would pronounce actually, which explains why English spelling आपको पता ही कितना मिसमैच रहती है, और आज प्रोनाउंसिएशन भी कभी समझ नहीं आती कई बार कि क्यों के आई टी ई, कई बच्चे पूछे ना साइट क्यों नहीं है, सी आई टी ई काइट क्यों नहीं है, इस तरह से। द रैंक थ्योरी ऑफ ग्रामर नेक्स्ट। तो जेस्पर्सन डिडंट लाइक द ट्रेडिशनल रिजिड जो लैटिन बेस्ड ग्रामर था, पूरा जो पूरा सिस्टम था बीइंग फोर्स्ड इनटू इंग्लिश। तो इन्होंने थ्री टायर एक सिस्टम क्रिएट किया ऑफ रैंक्स। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से वर्ड्स इंटरैक्ट करते हैं एक सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डिटेल। जैसे प्राइमरी, तो जो कोर नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल डॉग। फिर सेकेंडरी, जैसे कि अ वर्ड दैट डायरेक्टली लिमिट्स और डिफाइंस द प्राइमरी, जैसे कि हम एडजेक्टिव अगर डाल दें या कुछ, जैसे बार्किंग डॉग, ये सेकेंडरी है। और तीसरा टर्जरी, ये क्या है? अ वर्ड दैट लिमिट्स और डिफाइंस द सेकेंडरी ऑल्सो, जैसे कि फ्यूरियसली बार्किंग डॉग। तो ये रैंक्स इन्होंने क्रिएट किया, रैंक थ्योरी ऑफ ग्रामर। ओके, अब जेस्पर्सन वाजंट अफ्रेड टू स्टेप इनटू कंट्रोवर्शियल टेरिटरी आल्सो। इन्होंने एक बुक लिखी थी, 1922 की बुक थी, लैंग्वेज, इट्स नेचर, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन, जो इन्होंने डेडिकेट की। एक ही डेडिकेटेड अ चैप्टर, अ फेमस चैप्टर टू द वुमन, arguing that women spoke fast, जो women हैं generally they spoke faster, they used simpler sentence structures, and they kept language conservative, while men were the innovators. तो modern sociolinguists जो हैं, they have largely of course debunked these claims as cultural stereotypes है, ये आप stereotype कर रहे हो women को, men को of his era, but it was one of the earliest attempts to look at gendered speech, जो अभी तक बात नहीं हुई थी. So he was also deeply interested in global communication. He believed a neutral artificial language could foster world peace, helping to develop Ido, which was an offshoot of Esperanto, before creating his own international language called Noviel. Please remember that. Noviel, 1928 में अपनी ही लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, 1928।
ठीक है? तो ये है जेस्पर्सन की कहानी। इसके बाद अम, इनके प्लीज़ वर्क्स आप देख लेना, द फिलॉसफी ऑफ ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। फिशमैन पे आ जाओ, ठीक है? हम वापस कंटेम्परेरी पे आ गए, जोशुआ फिशमैन। नाइनटीन 26 से 2020 2015 ये एक फाउंडेशनल अमेरिकन लिंग्विस्ट थे हु पायनियर्ड द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। अब अगर कनेक्शन वापस करना है तो लैबोव ने अपना करियर स्पेंड किया लुकिंग एट माइक्रो लेवल लिंग्विस्टिक वेरिएशंस, है ना? लाइक हाउ पीपल ड्रॉप इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सिटी, छोड़ देते हैं, ड्रॉप ही कर देते हैं। फिशमैन ने क्या किया, ज़ूम आउट किया टू द मैक्रो लेवल। He was fascinated by how entire societies interact with languages as a whole. So he famously summarized his entire field of study into one simple guiding question. इन्होंने कहा, who speaks what language to whom and when? This was his question. ठीक है? अब one of Fishman's most vital contribution was expanding the concept of diglossia. Diglossia. One of his, just give me a minute, please. Just a minute, just a minute, just a minute, just a minute. I'll just be back. Yeah, let's continue. बात करते डायग्लॉसिया। तो इन्होंने ओरिजिनली डायग्लॉसिया मेंट अ सोसाइटी हु यूज्ड मोर देन वन लैंग्वेज या वेराइटीज ऑफ द सेम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे स्टैंडर्ड अरबिक वर्सेस रीजनल स्पोकन अरबिक। तो फिशमैन ने एक्सपैंड किया this to include societies that use two completely unrelated languages. So he mapped out how these societies maintain a strict division of labor between their languages. जैसे कि the high language and the low language. High language, which was used for formal, public, institutional settings, जैसे कि English in post colonial India. घर पे कोई नहीं बोलता था, लेकिन जाएंगे बाहर कहीं जा रहे हैं, बड़ी जगह जा रहे हैं, इंग्लिश। या फिर फ्रेंच इन हिस्टोरिक यूरोप। लो लैंग्वेज विच वाज यूज्ड फॉर इंटिमेट इनफॉर्मल डोमेस्टिक रीजन्स, इंडिजिनस लैंग्वेजेस। इसकी बात की इन्होंने। दूसरा इन्होंने RLS, रिवर्सिंग लैंग्वेज शिफ्ट की बात की। रिवर्सिंग लैंग्वेज shift. Fishman was not just an academic observer, है ना? He was a passionate advocate for minority and ये जो हमारी endangered languages होती हैं, जैसे कि particularly Yiddish.
व्हिच ही स्पोक फ्रॉम चाइल्डहुड। अब इन्होंने रियलाइज़ किया कि प्रेशर में जब आ जाते हैं, अंडर प्रेशर फ्रॉम डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेजेस, जो हमारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस होती हैं, दे गो थ्रू अ लैंग्वेज शिफ्ट, जहाँ पे यंगर जनरेशंस उनको बोलना बंद कर देते हैं या सीखना बंद कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी। हो सकता है हरियाणवी में अगर मैं बोलूँ, हो सकता है कुछ फैमिलीज़ हों जहाँ पे जो छोटे बच्चे अब आ रहे हैं उनके साथ आप हिंदी में ही बात करते हो, हरियाणवी नहीं सीख रहे हैं, या मैं अगर हमारी इधर पहाड़ी जो भी भाषाएँ हैं, बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, लेकिन कोई भी डायलेक्ट ले लें तो हम हिंदी में बात करेंगे बच्चे के साथ, और बच्चों को नहीं आती है, वो जो हमारी माइनॉरिटी ये एक डायलेक्ट है। सो टू काउंटर दिस ही डेवलप्ड इन्होंने डेवलप किया एक जीआईडीएस, व्हिच वाज़ जीआईडीएस। ये था ग्रेडेड इंटरजेनरेशनल डिसरप्शन स्केल। ठीक है, ग्रेडेड इंटरजेनरेशनल डिसरप्शन स्केल। एक 8 स्टेज का फ्रेमवर्क इन्होंने डेवलप किया, यूज्ड बाय लिंग्विस्ट्स वर्ल्ड वाइड टू डिटरमाइन कि किस तरह से जो एंडेंजर्ड एक लैंग्वेज है और उसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा द लोअर द स्टेज नंबर द सेफर एंड मोर डोमिनेंट द लैंग्वेज इज। अगर डिफरेंट स्टेजेस है मैंने कहा, तो अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज है जो स्टेज 8 पे है, तो इसका मतलब वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल लेवल पे है। ओनली अ फ्यू एल्डरली सोशली आइसोलेटेड स्पीकर्स अब बचे हैं उस लैंग्वेज के। कोई स्टेज 6 पे है, तो वो एकदम टिप पे है लैंग्वेज, है ना? मतलब द लैंग्वेज इज स्टिल पास्ड डाउन नेचुरली फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एट होम। तो फिशमैन यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि एक लैंग्वेज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सिक्योरिंग दिस स्टेज फर्स्ट। वैसे ही स्टेज 4 है, तो मतलब उसका लेवल है लिटरेसी और एजुकेशन। द लैंग्वेज इज टॉट इन स्कूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड है, किसकी स्क्रिप्ट है, उसको आप सिखा रहे हो स्कूल में, यूज़ कर रहे हो फॉर्मल एजुकेशन में। कोई स्टेज 1 पे है, तो इसका मतलब वो फुली सेफ लैंग्वेज है ना? द लैंग्वेज इज़ यूज्ड एट हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्लेसेस, जैसे गवर्नमेंट, मीडिया, यूनिवर्सिटीज़ एटसेट्रा। उसके बाद फिशमैन हाइली इन्होंने रिसर्च किया पावरफुल लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड एथनिक आइडेंटिटी। So he pointed out कि language is rarely just a tool for trading information. ये एक इमोशनल सिंबल है एक कम्युनिटी की हिस्ट्री का, एक उसकी उनकी सोल है, उनकी शेयर्ड हेरिटेज है। बहुत लिखा इन्होंने ऑन हाउ न्यूली फॉर्म्ड नेशंस यूज लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी टू यूनाइट देयर सिटीजन्स आइदर बाय, एक्चुअली बहुत रोल प्ले करती है लैंग्वेज। जैसे अगर आप अपना पार्टनर चूज़ करो, लेट्स से आप किसी कम्युनिटी से हो और आप की पर्टिकुलर लैंग्वेज है, आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपकी लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बोलता, आपने बाहर कहीं चूज़ किया है, तो एक आपको लगेगा, यार जो मैं लैंग्वेज बोलती हूँ या बोलता हूँ, काश ये भी वही लैंग्वेज बोलता तो कितना ईज़ी हो जाता। और अगर आपका उस पार्टनर ऐसा है जो आप ही की लैंग्वेज समझता है, तो फिर आप अपना गुस्सा, भड़ास, प्यार सब उस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से आई आई फ़ील शो कर पाते हो। ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नेम है जो मैं करवाऊँगी, स्टीफन क्रैशन। ठीक है? स्टीफन क्र
Stephen Krashen. Mm, now he is, one of the most influential and widely discussed figures in modern linguistics and education. जो पुराने स्कॉलर्स अभी तक हमने देखे हैं, उन्होंने देखा कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो रही है या कैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं विद इन सोसाइटीज। क्रैशन ने रेवोल्यूशनलाइज किया है, जो बार बार हम आजकल क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या मतलब है इसका? सेकंड लैंग्वेज, जो भी सेकंड लैंग्वेज है, मान लो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको आप कैसे अक्वायर कर रहे हो? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। इन्होंने ये काम किया 1970s में और 80s में। ही फेमसली आर्ग्यूड कि जो स्टैंडर्ड क्लासरूम मेथड्स हैं, जैसे कि वोकैबुलरी हम लोग करते थे ना बचपन में, वर्ड्स डिक्टेशन, वर्ड्स दे दिए हमें, जो मेमोराइज करते थे वोकैबुलरी लिस्ट्स को, या ग्रामर के रूल्स का रट्टा लगाना, दे आर फ्लॉड, ही सेड। दे आर फ्लॉड वेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ऐसे आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इंस्टेड इन्होंने पायनियर किया ये आइडिया कि हम लोग लैंग्वेज को बेस्ट तब सीखते हैं जब हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरली, जैसे बच्चे सीखते हैं लैंग्वेज को। तो इन्होंने दिया हमें इनपुट हाइपोथेसिस मॉडल। क्रैशन का जो इंटायर फिलॉसफी है, इट इज बिल्ड अराउंड अ फ्रेमवर्क ऑफ 5 कोर हाइपोथेसिस, ठीक है, 5 हाइपोथेसिस हैं। टुगेदर they state that language fluidly clicks into place through exposure rather than conscious effort। बार बार कॉन्शियसली आप एफर्ट करते रहोगे, क्लासरूम में भी अगर आप छोटे बच्चों को सिखाते हो, और आप बार बार कॉन्शियसली एफर्ट करते रहोगे कि उनको सिखाना है, उनको, आप बच्चों आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, वो कभी नहीं इतना इजीली सीख पाएंगे। आप उनको सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, जिससे उनका ध्यान नहीं जाएगा कि वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, और वो नेचुरली सीख पाएंगे। अब 5 हाइपोथेसिस जो इन्होंने दी हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। पहला है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन लर्निंग, इसमें क्या है? क्रैशन ने ड्रॉ किया एक शार्प लाइन बिटवीन 2 कॉन्सेप्ट्स। एक है लर्निंग इज द कॉन्शियस फॉर्मल स्टडी ऑफ रूल्स which doesn't lead to fluent speech। एक्विजिशन इन्होंने कहा, एक तो हो गया लर्निंग कि आप लर्न कर रहे हो, दूसरा है आप अक्वायर कर रहे हो। एक्विजिशन क्या है? सबकॉन्शियस एफर्ट है, नेचुरल प्रोसेस है, दैट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली यूज द लैंग्वेज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। दूसरा है मॉनिटर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है? कॉन्शियसली learned grammar rules only serve one purpose, which is acting as an internal editor or monitor। अगर आप बहुत heavily rely करते हो on your monitor, you freeze up trying to speak perfectly। मतलब आप ग्रामर ग्रामर हो, ये ग्रामर हो, वो ग्रामर, तो कॉन्शियसली अगर आप ग्रामर बहुत ज्यादा सीख रहे हो ना, ग्रामर के रूल्स, वो एक ही पर्पस सर्व करते हैं, विच इज वो आपका मॉनिटर बन जाता है। और अगर आप मॉनिटर पे रिलाई करोगे हेवीली, तो क्या होगा? आप फ्रीज हो जाओगे जब आपको बोलना है। तो इफ यू डोंट यूज इट इनफ, यू मेक एरर्स यू कुड इजीली करेक्ट। थर्ड है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये कहते हैं वी अक्वायर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड, we acquire grammatical structures in a predictable natural order regardless of our age or native language। For instance, अगर एक इंग्लिश लर्नर है, will naturally master the present continuous tense। हमें पता है present continuous tense में ing लगाते हैं। तो अगर एक इंग्लिश लर्नर है, उसने मास्टर कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लॉन्ग बिफोर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सफिक्स, उसको अभी तक एस सफिक्स नहीं लगाना आता, नो मैटर हाउ अर्ली अ
टीचर ट्राइज टू ड्रिल इट, कुछ नहीं होगा। नेचुरल ऑर्डर, तो हम अक्वायर करते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल और नेचुरल ऑर्डर, एक ऑर्डर के हिसाब से, रिगार्डलेस ऑफ आवर एज। फोर्थ है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है? दिस इज द मोस्ट फेमस contribution actually. He states that we only progress when we receive comprehensible input, meaning language that is just one small step above our current level. अब एक बच्चा है जिसको ये भी नहीं पता कि what are you doing, उसको नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल लेवल जीरो है, तो वो नहीं सीखेगा अगर आप उसको सीधा पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सिखाने लग जाओगे। उसको आपको पहले सुनाना पड़ेगी चीजें, सुनेगा उसके बाद बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो इफ योर करंट लेवल इज लेट्स से आई, यू ग्रो बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस दैट आर आई प्लस वन लेवल, यही इनका इनपुट हाइपोथेसिस है, ऐसे आई प्लस वन। ठीक है, फिफ्थ है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर, आपका जो इमोशनल स्टेट है, इट एक्ट्स एज एन इनविजिबल बैरियर टू लर्निंग। होता है जैसे एक छोटा बच्चा है, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ फॉर एग्जांपल और बच्चे को सिखा रही हूँ, वो बच्चा, उसको आता भी है तो भी उसको शर्म है बहुत, वो इमोशनली इतना ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि वो बैरियर बन जाता है लैंग्वेज लर्निंग में, है ना, इनविजिबल बैरियर है। और वो, इफ अ स्टूडेंट फील्स वेरी एंग्शियस, सेल्फ कॉन्शियस और बोर्ड, तो उनका जो अफेक्टिव फिल्टर है ये, वो हाई हो जाता है, तो वो ब्लॉक कर देता है इनकमिंग लैंग्वेज को फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन्स लर्निंग सेंटर्स। तो टू अक्वायर अ लैंग्वेज द फिल्टर मस्ट बी डाउन, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, तो प्लेफुल मेथड होना चाहिए हमेशा। तो ये 5 हाइपोथेसिस इनके हैं। ठीक है, अब क्रैशन की जो थ्योरीज हैं, दे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स अवे फ्रॉम द रिजिड, अभी भी हमारे यहाँ तो यही है, क्या कर सकते हैं, रिजिड ग्रामर ड्रिल्स towards immersive reading and listening. So he heavily promotes two major practical concepts, which is TRP. ये आपको पता है क्या होता है? Total, sorry, TPR, TRP. Uh, total physical response. ठीक है, टीचर लिंक करेंगे स्पोकन वर्ड्स को टू फिजिकल एक्शंस, हमेशा जेस्चर्स करके सिखाओ, हमेशा, तभी सीखेगा बच्चा। इट अलाउज द बिगनर्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज आई प्लस वन एंड रिस्पॉन्ड फिजिकली बिफोर दे आर रेडी टू स्पीक। और दूसरा इन्होंने जो उस पे फोकस किया है वो है FVR, विच इज फ्री वॉलंटरी रीडिंग। अब स्टूडेंट्स रीड वॉट एवर दे वॉन्ट, चाहे कॉमिक्स हो, नॉवेल्स हो, मैगजीन्स हो, विद जीरो टेस्ट्स और जीरो रिपोर्ट्स। इससे क्या होता है, अफेक्टिव फिल्टर जीरो नीचे आ जाता है, ब्रेन तक अच्छा सिग्नल्स पहुंचते हैं। बहुत अच्छी थ्योरीज है इनकी, है ना। अब इनके आइडियाज रिमेन इनक्रेडिबली पॉपुलर अमंग लैंग्वेज टीचर्स। दे फेस सिग्निफिकेंट पुश बैक फ्रॉम मेन स्ट्रीम एकेडमिक लिंग्विस्ट्स। क्रिटिक्स हैं, तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हैं, दे आर टू वेग, नियरली इम्पॉसिबल टू टेस्ट साइंटिफिकली। आई डोंट थिंक सो, आई मीन ठीक है क्रिटिक्स ने बोला हो, बट अगर आप उन क्रिटिक्स को क्लासरूम में भेजें तो दिस इज ऑल वेरी ट्रू। अगर आप भी कोई है जो छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, या फिर आपने अगर कभी एज अ कम्युनिकेशन टीचर एक्ट किया हो, तो आप समझेंगे। बट हाँ ठीक है, क्रिटिक्स कहते हैं हाउ डू वी, यू नो, हाउ डू वी मैथमेटिकली मेजर एग्जैक्टली व्हाट अ स्टूडेंट का आई क्या है और वन क्या है, वो मेजर कैसे करें, वो आपको एज अ टीचर समझ में आ जाएगा कि एक बच्चे का क्या लेवल है। अदर रिसर्चर्स लाइक मेरिल स्वान थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया competing theories like output hypothesis उन्होंने दिया, arguing that just listening and reading isn't enough. Fluent acquisition requires students to actually practice producing the language. हाँ, इन्होंने speaking की बात नहीं की है, which might be a lack because speaking भी important है after you listen. Okay.
इसके बाद अम, ओके, स्टीफन क्रैशन हो गए। आई थिंक दैट वुड बी इट ऑन माय फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा देती हूँ जो आपने एक छोटे तरीके से रिवाइज करनी है। वो ये है लिस्ट, इसी तरह से एक 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 राइटर को उठा के। ये कुछ हैं राइटर्स, मतलब थ्योरिस्ट्स, जैसे जॉर्ज लैकोव हैं, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स के हैं। वैसे ही बाकी हैं ये सारे। स्टीफन क्रैशन हमने कर लिया, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, that would be it from my end. I hope you've understood and you'll be able to deal with the MCQs that come. If you want that, please revise nicely. Give one whole day to the entire linguistics and पूरा revise करो अच्छे से, so that you are able to um, you know attempt the MCQs nicely. Next, we will move on to postmodern writers, postmodern and contemporary fiction writers. उस कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े राइटर्स को हम लोग लेंगे, वो पूरे सारी जगह के, कोई फिक्स नहीं, ब्रिटिश नहीं, पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी राइटर्स, चाहे वो अमेरिकन हो या वर्ल्ड हो, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम एक बार रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? अ, अगर आपको एमसीक्यूज़ लेने हैं, आप ले सकते हो, थोड़ा टाइम बचा है अभी, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर दैट एमसीक्यूज़ का मेरे वेबसाइट पे। टू डू दैट, जस्ट गेट इन टच विथ मी, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप लोग कोई हो जो दिसंबर के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि बिफोर वी बिगिन आवर न्यू बैच, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। यही जो रिविज़न क्लासेस हैं, उनको देखिए और कोई भी एक हिस्ट्री बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके?